तो किस अंदाज में खामोश रहता है उसके लिए जाना जाता है। उनको बुलाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा हमारे सीईओ हिंदी क्लस्टर न्यूज़ 18 नेटवर्क के करण अभिषेक सिंह से कि वो मंच पर आएं, क्योंकि हम स्वागत करने वाले हैं पंकज त्रिपाठी जी का। पंकज त्रिपाठी जो अपनी मंद मुस्कान के साथ पर्दे पर आते हैं और दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तभी सवेरा अभिनेता बनने का सपना लिए हम तो बाघ से खुद का स्वीकार करवाने गए थे। पटना से मुंबई पहुंचे पंकज त्रिपाठी आज न सिर्फ फिल्मों का एक मशहूर और हर दिल अजीज चेहरा है, बल्कि लोग उन्हें ओटीटी किंग भी कहते हैं। पंकज खुद को जनता का कलाकार बताते हैं। वो खाली समय में घूमने विदेश नहीं जाते, बल्कि अपने गांव जाकर लिट्टी चोखा खाना पसंद करते हैं। अगर नेगेटिव रोल में पंकज त्रिपाठी अपने चेहरे से खौफ पैदा करते हैं, तो अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाने में भी उन्हें महारत हासिल है। चुनौतियों के कंकड़ों को स्टारडम की कालीन यानी रेड कार्पेट में कैसे बदला जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण है पंकज त्रिपाठी। न्यूज़ 18 इंडिया कर रहा है इनका सम्मान, क्योंकि इन्होंने बढ़ाया देश का मान। अमृत रत्न। फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे पंकज त्रिपाठी जी का। तो इस तरह के मंच पे कभी आए आप? नहीं, पहली बार आया हूं। फिर से स्वागत करेंगे इस तरह पे मंच पे आने के लिए। आजादी के 75वें साल में नए भारत के नए हीरो पंकज त्रिपाठी सुनकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो अच्छा ही लगता है, और ऐसे माहौल में नहीं आया हूं तो थोड़ी मेरी धड़कन बढ़ी हुई है। आप तो स्टेज के आदमी रहे हैं, आपकी धड़कन स्टेज पर कैसे बढ़ सकती है? स्टेज पे हम स्क्रिप्ट पढ़ के 1 महीने का रिहर्स करके उसके बाद आते हैं। आज कोई रिहर्सल नहीं है, मतलब आप मुझसे क्या पूछेंगे मैं क्या बोलूँगा पता नहीं है। तो आमतौर पे एक्टर जब भी परफॉर्म करता है तो प्रिपरेशन रहती है। ऐसे मंच पे जब प्रिपरेशन ना रहे तो थोड़ी हमारी चिंता तब भी रहती है। प्रिपरेशन हो, लाइनें पता है, अभी मुझे मालूम नहीं मेरी लाइनें क्या होने वाली हैं। सो अगर कोई त्रुटि हो मेरे आचरण में, मेरी बातों में, तो क्षमा करेंगे आप लोग। तो जब हमने ये इंटरव्यू फिक्स किया था तो ये लाइनें भी फिक्स की थी। कौन सी? ये वाली फिक्स होते ना आजकल इंटरव्यू। हाँ, नहीं ये वाली फिक्स नहीं है। ये बताइए, थिएटर जब आप दिल्ली में करते थे, उस दिल्ली में आप लौट के आए हैं, वो दिल्ली आप जमुना पार रहते थे शायद? हाँ, गीता कॉलोनी। और इस इलाके में आना होता था आपका? मंडी हाउस में, वहाँ वकील लेन में, अपना नेपाल एम्बेसी के पीछे हॉस्टल था हमारा। और वो दिल्ली कितनी बदल गई? काफ़ी कुछ बदली है, मतलब बंडी हाउस पहले जैसा नहीं रहा।
अब जाते हैं तो वहाँ मेट्रो स्टेशन बन गया, तो बदला तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत आप कुछ। अभी उस इलाके में चले जाएं तो आपको मॉब कर लिया जाएगा? हाँ, मतलब अब उतनी फ्रीडम पहले जैसे नहीं है। ऐसा सोचा था आपने? आप ये इसी चाहत के साथ गए थे कि भाई मुझे भी फिल्मी सितारों की तरह मॉब किया जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। सिर्फ इतना सोचा था कि अभिनय से पहचान बने, लोग बतौर अभिनेता जाने, बाकी मॉब होंगे नहीं होंगे ये तो पर्पस में नहीं था कहीं। ये कई पहले आपके जैसे सितारों को कहते थे पैरेलल सिनेमा। जी। अब ये ओटीटी और डिजिटल ने पैरेलल और मेन स्ट्रीम सबको एक कर दिया। जी जी। ये आप इस दौर में एंट्री हुई है आपकी, ये आपकी खुशकिस्मती है या ये होना ही था, आप देख चुके थे? हाँ नहीं, मैं देख नहीं चुका था, मैं भविष्य नहीं देख पाता हूँ बिल्कुल। तो ये सौभाग्य है कि ओटीटी आ गया। जब ओटीटी आया तो जब शुरुआत के 2 शो बन रहे थे तो मैं उनका हिस्सा रहा, मिर्ज़ापुर और सेक्रेट गेम, इनसे ही शुरुआत हुई थी। तो मुझे नहीं मालूम था और हमारे लिए अभिनय इम्पॉर्टेंट था, तो हम लोग वो क्राइटेरिया लेके नहीं चलते थे कि फिल्में मिलेगी तभी करेंगे, जो मिलता था वो काम कर लेते थे। हमारा पर्पस था कि यार 30 दिन में एटलीस्ट 10 दिन 15 दिन कैमरा देखने को मिल जाए, शूटिंग करने को मिल जाए। तो अभिनय की शुरुआत आपने कहाँ से की? बचपन में? हाँ जी, गांव में, मेरे गांव में 10वीं क्लास में था, 9th में, तो मेरे गांव में छठ के दूसरे दिन नाटक होता है, बहुत ही एमेच्योर किस्म का, तो वहाँ से शुरू किया था। नॉर्थ बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज, वहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर मेरा गांव है बेलसण नाम का, वहीं से। उसमें क्या होता था? उसमें जैसे आज बोला ना, मैं प्रिपरेशन नहीं करके आया हूँ, तो उसमें सारे एक्टर बिना प्रिपरेशन के आते थे। तो लाइनें रिहर्स नहीं करते थे। जो हमारे गांव के सीनियर एक्टर्स थे वो बोलते थे हम 10 नाटक कर चुके हैं, मुझसे रिहर्सल करवाओगे? तुम बच्चे कर लो। तो ऐसा जो जूनियर 10th 9th वालों का काम होता था रिहर्सल, और जो चाचा टाइप लोग थे गांव के जिन्होंने 10 नाटक किए, बोला अरे मैं कर लूँगा, और आके वही लाइन भूल जाते थे। और तो स्क्रिप्ट रहती थी? नहीं, स्क्रिप्ट गांव के नाटकों में डायरेक्टर कर्टन के पीछे होता है, पर्दे के पीछे। अच्छा, इधर? हाँ, और वो प्रॉम्प्ट करता है, उनकी लाइनें बोलता है, ये बोलो, फिर वो सुन के बोलते हैं। जब सुनाई नहीं देता है तो बिना मतलब हंसते हुए पीछे चले जाएंगे कि सुनने के लिए। तो कई बार वहाँ इमोशनल सीन में भी एक्टर हंस देता है, वो इसलिए हंस रहा है कि टाइम पास करना है, पीछे जाना है मुझे। अच्छा, यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं तो पीछे जाके कर्टन के पास जाके सुनेगा, क्योंकि विस्पर में डायरेक्टर जो है वो बहुत विस्परिंग में उसको संवाद दे रहा है कि आपकी लाइनें क्या होने वाली हैं, आप क्या उलझुल जुलुल बोल रहे हो। तो वो जाके सुनते थे पीछे। तो आपके साथ भी ऐसा होता था? नहीं, मैं वहाँ भी याद करके जाता था, क्योंकि जब मेरी शुरुआत थी, नया नया था, तो डरे रहते हैं तो हम थोड़ी ज़्यादा तैयारी करके आते हैं। वो बताते हैं मनोज वाजपेयी जी भी उधर ही पास कहीं हैं। हाँ, बिल्कुल, नदी गंडक के उस पार के। उनको देख के इंस्पायर हुए आप, क्योंकि वो पहले आ गए, वो पहले सक्सेसफुल हो गए? हाँ, बिल्कुल हुए। उन्हीं के अखबार का कतरन पढ़ा था कि बेलवा से बॉम्बे की जर्नी, आई थिंक अजय ब्रह्मात्म जी ने लिखा था वो जागरण में, तो वो पढ़ के मुझे लगा तो नदी के उस पार का चला गया तो हम भी चाह सकते हैं। तो मालूम नहीं था कितनी मुश्किलें हैं, कितनी चुनौतियां हैं, बट वो प्रेरणा है मेरे। कैसी मुश्किलें आई? बहुत सारी मुश्किलें आई, नाना प्रकार की मुश्किलें आई, अलग अलग किस्म की। अब एक हलवाई अपनी मिठाई की दुकान जमा के बैठा है और वहाँ कोई दूसरा आए दुकान खोलने, थोड़ी आसानी से खोलने देगा। तो प्लस वहाँ दुकान की भी बात नहीं है। अब ये टैलेंट को मापना बड़ा मुश्किल काम है। माथे पे लिखा तो है नहीं कि जी ये टैलेंटेड एक्टर हैं, तो अब टैलेंट का कोई क्राइटेरिया ही नहीं मिलता है। और सिनेमा में खास करके आप ऑडिशन में जाओ, ऑडिशन में इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, तो वो तो बहुत मुश्किल है ब्रेक थ्रू करना कि वो आप कैसे अपने प्रतिभा को बताओगे। रन फिल्म के ऑडिशन में गए थे, हमने कुछ कहानी सुनी थी। हाँ, नहीं, मैं नहीं गया था, वो आए थे। वो आए थे? हाँ, मेरी पहली फिल्म में ही मुझे जाना नहीं पड़ा था। बहुत छोटा पार्ट था, तो उसके लिए वो एक्टर खोज रहे थे, उनका कोई एक्टर फाइनल किया, भाग गया था वो। तो अचानक शूटिंग के 1 घंटे पहले एक्टर ढूंढने लगे दिल्ली में ही।
तो किसी ने बोला कि एक एक्टर है कॉमेडी अच्छी करता है, सोया हुआ है उधर। मैं सोया हुआ था, तो जाओ उसको। तो आए तो मुझे जगाया गया, उठो। बोले आप कौन जी? तो मतलब फिल्म देने आया हूँ। मैं बोला अरे यार ये कैसा आदमी है। तो पहली फिल्म मुझे सोते हुए मिली थी, और उसके बाद जागने दौड़ने पे भी फिल्में नहीं मिलती थी। भागा ही, 10 साल भागते रहे आराम नगर। तो ऐसे ही वो, तो ऐसे ही 2 सीन का छोटा सा पार्ट था, और कोई एक्टर नहीं मिल रहा था। किस्मत मेरी कि मैं उस वक्त दिन सोया हुआ मिल गया, कास्टिंग हो गई। तब आप यहाँ रहते थे दिल्ली? दिल्ली में रहता था जी। दिल्ली में कहाँ? मैं गीता कॉलोनी में। जमुना पार। तो गंगा पार से जमुना पार आ गया? जी जी, गंगा पार से जमुना पार आ गए। गीता कॉलोनी कितने वक्त रहे आप? मेरे ख्याल से 6-7 महीने, 8 महीना रहा होऊंगा। अच्छा। 6 महीने रहा होऊंगा। बहुत सुंदर एक मकान का ऊपरी हिस्सा था, और उसके सामने बच्चों का स्कूल चलता था, और उस स्कूल में सुबह छत पे लाफ्टर क्लब चलता था। कुछ बुजुर्ग लोग आते थे और हंसते थे सुबह 6 बजे। और हमारे पड़ोस में एक सितार वादक थे, तो रोज रात में वो सितार बजाते थे। तो उसकी स्मृतियां बहुत हैं। रात में सितार, सुबह लाफ्टर। हाँ, वो सितार बजा के सुलाते थे, एक बढ़िया सा राग नाइट वाला कोई रात का धुन बजा के, और उनको सुन के सोना, और सुबह में लाफ्टर क्लब से उठना। इतनी हसीन जीवन था। सिर्फ कठिनाई यही थी कि पता नहीं था करना क्या है। सो अच्छे से रहे थे, जग अच्छे से रहे थे, करना क्या है ये मालूम नहीं था। तब आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ हाँ, बिल्कुल शादी हो गई थी। आप शादीशुदा गए थे स्ट्रगल करने? जी जी, शादीशुदा, बोरिया बिस्तर किताबें बर्तन लेके गया था बॉम्बे। बॉम्बे, हाँ। मतलब घर भी नहीं खोजा था, मैं अपने दोस्त के घर में रहा। ऐसे होता है आमतौर पे कि एक रेंट का घर ले लें तब आएंगे पत्नी को लेके। तो हम दोनों, मेरी पत्नी बड़ी धाकड़ महिला है, तो हम दोनों ने ऐसे ही चल दिए। दोस्त का घर था, 2 BHK था, तो उसने बोला मेरे एक बेडरूम में रह लो तुम लोग। तो उसके यहाँ 1 महीने रहे, फिर जीवन शुरू किए। कब आपको लगा कि अब आप सफल हो गए? वो तो कभी नहीं लगा, अभी भी नहीं लगता है। क्योंकि सफलता का मापदंड कुछ नहीं है ना सर। मैं थोड़ा आध्यात्मिक आदमी हूँ, बहुत जल्द मैं प्रवचन के मूड पे भी आ जाऊंगा। क्योंकि आपने सफलता से संबंधित सवाल पूछ लिया। तो सफलता का कोई मापदंड नहीं है। कई बार बहुत पैसे होने के बाद भी नींद नहीं आती है। घर बहुत बड़ा है, बिस्तर 6x6 का ही होगा। तो मैं थोड़ा वैसा वाला व्यक्ति हूँ। बट यह सफलता, अगर दुनियावी सफलता की, सांसारिक सफलता की बात करें, तो वो मेरे ख्याल से सफलता नहीं कहूँगा। न्यूटन के बाद एक नेशनल अवार्ड मिल गया, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यार कम से कम नेशनल अवार्ड एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें किसी कंपनी का स्पॉन्सरशिप नहीं होता है। और उसमें तो उस न्यूटन के बाद से मुझे लगने लगा था कि यार ठीक ठाक, अब ठीक है, जीवन ठीक चल रहा है। ये जो और दूसरे बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं, फिर उनकी चाहत नहीं बढ़ी? हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। नेशनल अवार्ड की थी, वो मिल गई। आगे भी उम्मीद करता हूँ मिलेगी। और अमृत रत्न? जी, अमृत रत्न बहुत बढ़िया, धन्यवाद न्यूज़ 18 का, आप सभी का। अमृत और रत्न दोनों दे दिया मुझे। तो अब अमर हो जाऊंगा मैं भी। कभी आपने सोचा था, जब हम बचपन में थे तो शोले वगैरह इन सब के डायलॉग की बात होती थी, सलीम जावेद के डायलॉग। आजकल लोग पंकज त्रिपाठी के डायलॉग की बात करते हैं। कभी आपने सोचा था कि आपकी डायलॉग डिलीवरी इतना बड़ा कल्ट स्टेटस ले लेगी? नहीं सोचा था। और इनफैक्ट मैंने काम भी बहुत ज़्यादा नहीं किया है कि मैं अपना एक पैटर्न बनाऊं ऐसा। मैं इरफान साहब से बहुत प्रभावित था, इरफान खान साहब से। मुझे लगता था कि एक्टिंग इनकी जैसी होनी चाहिए, पर लगा कि मैं इनके जैसा करूंगा तो ये तो ऑलरेडी हैं, तो मुझे कुछ और तलाश खोजना पड़ेगा। तो मैंने नहीं सोचा था कि, और ना ही मैं अपने डायलॉग डिलीवरी के, संवाद अदायगी के क्राफ्ट पे बहुत काम किया है। आप अगर ध्यान से सुनेंगे मेरे संवादों को, तो आरोह अवरोह बहुत कम मिलेंगे। उतार चढ़ाव, वो स्ट्रेस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये सब नहीं होता है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं बस जो समझानी बात कहनी है समझा दूँ। तो पर पता नहीं वो चीज़ शायद दर्शकों को, सूधी दर्शक हैं, इन्हें पसंद आ जाती है। आप सबसे ज़्यादा डिमांड किस डायलॉग की होती है? जब लोग बोलते हैं ना, अरे वो डायलॉग सुनाइए। हाँ,
वो सबके, इनफैक्ट स्त्री के, मिर्ज़ापुर के, लुड्डो के, मेरे मीम्स बहुत बनते हैं। और हाँ, जबकि मैं जीवन में मीम मटेरियल बिल्कुल नहीं हूँ। आज बहुत मुश्किल से मेरी टीम वालों ने कोट पहनाया है, तो पर सिनेमा में मीम्स बना देते हैं सब, और अच्छे क्रिएटिव लोग होते हैं, अच्छा भी चलते रहता है। कोई मीम जो आपको याद हो? हाँ, बहुत सारे मैं करता हूँ, प्रबंध लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा, और वो म्यूजिक, बहुत सारे मतलब अब मेरे सिनेमा से हो सकता है कि कुछ लोग परिचित ना हो, ना देखे हो, बट मीम्स से तो अपरिचित कोई नहीं होगा। ऑडियंस के कुछ सवाल ले लें, क्योंकि बहुत हाँ, लोगों ने जी, मुझसे जी। कहा था कि पंकज जी से बहुत सवाल हम पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत जी, अच्छा इधर। लगेगा। बिल्कुल किशोर, मुझे लगता है कि अगर पंकज त्रिपाठी मंच पर हैं तो जनता के सवाल जरूर होने चाहिए। अपना नाम और अपना सवाल। पंकज जी, मेरा नाम पूजा है और मैं भी गंडक किनारे के शहर से ही आई हूँ। सवाल ये है कि जब बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं जीवन में, वो ज़मीन से आसमान की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर पीछे मुड़कर वो देखना नहीं चाहते। लेकिन पंकज त्रिपाठी में ऐसा क्या है कि वो जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं? मतलब आप अपने दोस्तों के बीच में भी जाते हैं तो उनको ये लगता है कि कोई सुपरस्टार नहीं, उनका दोस्त आया है। आप जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं, अभी मुझे लास्ट का एक पोस्ट याद है कि अपने अधूरे ख्वाब का जो बोझ है वो अपने बच्चों पर मत डालिए। तो ये कैसे आप कर लेते हैं, कैसे मेंटेन कर लेते हैं? क्योंकि एक स्टेटस पर पहुंचने के बाद फिर से वापस गांव में जाना, लिट्टी चोखा खाना, ये सब आप कैसे मैनेज करते हैं? फ्लाइट से मैनेज करता हूँ। समय कम लगता है जाने में। पिछले दिनों खैर मेरा मानना है कि अगर मैं अपनी रूट्स से कट जाऊंगा ना तो सूख जाऊंगा। जैसे पौधे जो हरा भरा ऊपर दिख रहा है ना, उसकी सारी ताकत नीचे जड़ में है। पौधों का रूट्स दिखता है, हम इंसानों का रूट्स दिखता नहीं है, क्योंकि हम चलते हैं, हम जड़ नहीं है, लेकिन हमारे जड़ हैं। तो मैं उस जड़ को ध्यान पे रखता हूँ। तो और आई थिंक इसमें माँ बाबूजी, किताबों का योगदान है, जैसे टीचर्स मिले, जैसे लोग मिले, उसका भी योगदान है कि वो आपको एक ही जीवन है, तो कहाँ उड़ के जाना है। तो जितना जानते हैं उतने को संभाल ले तो बहुत है। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि और भी कुछ लोगों के सवाल हैं। अपना नाम और अपना सवाल। पंकज सर, मैं आप ही के घर के पास का ही हूँ, 10 किलोमीटर मेरा घर है सर। मेरा क्वेश्चन ये है, तो गांव का नाम भी बता दीजिए। कटिया थाना है सर। कटिया? जी जी। 10 नहीं 20 किलोमीटर। हाँ, वही 10-15 किलोमीटर पड़ जाता है सर। मेरा सवाल ये है कि आप और मनोज सर, अगल बगल मेरे चंपारण से मनोज सर आते हैं, और आप बिहार में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो दब जाते हैं पीछे, क्योंकि सरकार उतना काम नहीं कर पाती है। जैसे अगर आप मुंबई में चले जाएं तो वहाँ पे काम हो जाता है, दिल्ली में आइए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। आप दोनों मिलकर क्या बिहार के कलाकारों के लिए कुछ फ्यूचर प्लान कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। पता नहीं भविष्य के गर्भ में क्या है। कम से कम इतना तो हम बिना कुछ किए इंस्पायर तो कर ही रहे हैं बहुत सारे गांव खेड़े के बच्चों को, कि मेरी जर्नी देख के तुम भी कर सकते हो। मेरे लिए कोई दूसरा पंकज त्रिपाठी नहीं था। मैं मनोज भैया से सिर्फ प्रेरणा लिया और अपने रास्ते पे निकल गया। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि हमारे ज़माने में गूगल नहीं था, कि जब आप फोकस्ड हैं, डेडिकेटेड हैं, तो नेविगेशन के लिए गूगल की ज़रूरत नहीं है। तो बिना पंकज त्रिपाठी के और बिना सरकारी सहयोग के भी कोई बालक अपनी जर्नी कर सकता है। उसमें जुनून चाहिए, उसमें फोकस चाहिए, उसमें परिश्रम और धीरज चाहिए। तो जी नहीं, बस हम चुने हुए प्रत्याशी नहीं हैं, हम पॉलिसी नहीं बनाते हैं, वरना मैं तो तुरंत बना देता एक पॉलिसी जिसमें हर गांव, नॉट बिहार, हिंदुस्तान के हर इलाके के बच्चों के लिए उनके प्रतिभा को निखारने का मौका मिले। चुनाव आप प्रत्याशी आप बनना चाहते हैं? आप स्टूडेंट डेज में रहे हैं पॉलिटिक्स में? मेरी बातों से ऐसा लग रहा है। नहीं, हमने पढ़ा है। हाँ जी, रहा हूँ। तो फिर पॉलिटिक्स क्यों छोड़ दिया आपने? क्योंकि मजा नहीं आया उतना। किस तरह का? नाटक में ज्यादा मजा आने लगा, तो लगा कि यार इसमें ज्यादा मजा है। इसमें अलग अलग रूप धरते हैं मंच पे और अलग अलग किरदार करते हैं, और दर्शकों को पता है कि जो हो रहा है वो झूठ हो रहा है, बावजूद उसके आपको रोना आता है।
और राजनीति के मंच के बारे में अब आप इसको इसी उदाहरण से कल्पना कर लीजिए। कौन सी पार्टी के साथ थे आप? हाँ, कौन सी पार्टी के साथ थे आप? मैं ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो फिर तो मौजूदा हालात में आपको बहुत कुछ मिल सकता था अगर आप सरकार से चाहते तो। मैं अपने प्रयास से बहुत कुछ पा रहा हूँ, फिर मुझे मैं अपना काम मैं एक और चीज़ बोलता हूँ सर, मैं NSD से पढ़ा हुआ हूँ। मैं NSD सरकारी संस्थान है, टैक्स पेयर के पैसे से चलती है वो संस्थान। तो मेरे अभिनेता बनने में जनता और सरकारों का योगदान है। तो मैं खराब अभिनय करूंगा तो देश का नुकसान होगा। तो और मुझे लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी उतनी ही तत्परता से निभाऊं ताकि मेरी तरह कोई और दूसरा पंकज त्रिपाठी, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, उस तक वो सुविधाएं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचे। तो गांव में बचपन में फिल्में कौन सी देखते थे आप? हाँ, बहुत कम। मैं 50-60 फिल्में देखा हूँ पूरे जीवन में। बस 50-60 बस। अंग्रेजी की मैंने शायद 2 देखा होंगे या 3, और हिंदी की 50। उन 50 में 30 ऐसी होंगी जो कि जिनको पैरेलल सिनेमा की तरफ तरीके से आंका जाए। मिथुन दा की फिल्में देखते थे और संजय दत्त की एक आध फिल्में देखी हैं। गांव में आती थी? गांव में मतलब हाँ, पटना जाने के बाद। गांव में तो कुछ भी नहीं देखा था क्योंकि बिजली बत्ती टीवी वो भी था ही नहीं 10वीं तक। 10वीं तक आपने कोई फिल्म नहीं देखी? कुछ फिल्म नहीं देखी 10वीं तक। एक फिल्म देखी थी जय संतोषी माँ, वो भी इसलिए कि मेरे बाबूजी गए थे वो थिएटर हॉल का पूजा कराने, तो मैं 10 साल के बालक था, ले गए कि चलो तुम। तो पूजा होने के बाद जय संतोषी माँ दिखाया गया था, वो देखी थी बस। वो आपको अब तक जहन में है? नहीं, अब तो भूल चुका हूँ। अभी मतलब कहानी याद नहीं है, बट किस्सा याद है कि फिल्म देखा था। और फिर पटना जाके आपने क्या किया? पटना में पढ़ाई करने, डॉक्टर बनने गया था। बाबूजी डॉक्टर बनने? हाँ, मेडिसिन की पढ़ाई करने। और 2 बार इम्तहान भी दिया हूँ, दोनों बार फेल हो गया। तो मैं बोला कि डॉक्टर एक व्यक्ति का इलाज करता है, कलाकार पूरे समाज का इलाज करता है। नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ, गंभीरता से मत लीजिएगा। हमारा काम है मनोरंजन करना, और मनोरंजन करते हुए कुछ मार्के की कायदे की बात आहिस्ता से कह दें मनोरंजन के कोटिंग में, बस। हमने तो ये भी सुना कि आप शेफ का काम भी करते थे? हाँ जी, मैं होटल में नौकरी किया। मैंने बहुत घाट के पानी पिया हूँ। मैं घाट का पानी पी के इस घाट पे आया हूँ, और फाइनली आज अमृत रत्न भी पा लिया। ये शेफ वाला किस्सा क्या है? मेडिसिन में 2 बार रिजेक्ट हो गया, तो फिर मेरे चाचा थे, अब नहीं रहे, दिवंगत हो गए। तो वो बोले कि ट्रेनिंग कर लो तुम होटल मैनेजमेंट की, और जापान में इंडियन कुक की बड़ी सैलरी है। तो मैं उसका भी इम्तहान दिया, वो भी सरकारी संस्थान में सिलेक्ट होकर 12,000 रुपये लगे थे। आई थिंक 2 साल की ट्रेनिंग हुई। FCI उसका नाम था, वो IIHM पटना हो गया, पहले FCI था। तो उससे ट्रेनिंग कर ली, फिर मौर्या होटल में नौकरी करने लगा। मौर्या होटल पटना? जी। फिर वहाँ मनोज भैया मिल गए एक दिन, तो उनको देखा, उनका सर्विस किया, सेवा किया, और फिर लगा कि अब निकल लो यहाँ से। फिर होटल की नौकरी छोड़ दी। तो यानी आप जो कह रहे हैं घाट का पानी, उसमें शेफ भी थे आप, डॉक्टर नहीं बन पाए। हाँ। थिएटर आपने किया? थिएटर किया, थोड़े दिन नेतागिरी किया, मतलब छात्र नेता रहे। उसके बाद 2 जमीन के टुकड़े थे पटना में, उनको भी बेचना चाहता था। 1 साल तक हम और एक सिंह साहब थे मेरे साथ, हम दोनों लगे रहे, वो जमीन बिकी ही नहीं। तो अब लगता है अच्छा हुआ, अगर वो बिक गई होती तो मैं रियल एस्टेट एजेंट बन जाता। तो या ऐसा नहीं है, आप देखो आजकल के युग में कि रियल एस्टेट वाले बुरा न मानने, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके जीवन में कोई एक चीज़ नहीं होती है, उस वक्त दुखी होते हैं, वो लगता है किसी दूसरे बेहतर की तैयारी चल रही है, दुखी मत हो। यही है नियति में, यही होना है। आपने कहा कि शेफ वाला जो ट्रेनिंग आपने इसलिए ली क्योंकि आपको बताया गया कि वहाँ पैसा अच्छा है उसमें। हाँ, सैलरी अच्छी है, इंडियन कुक। तो एक्टिंग में भी आप इसलिए, फिल्मों में इसलिए गए क्योंकि उसमें पैसा अच्छा है? नहीं, क्योंकि मैं आपको बोला कि छात्र राजनीति क्यों छोड़ दी, मज़ा नहीं आया। होटल क्यों छोड़ दिया, मज़ा नहीं आया। तो मज़ा नहीं आ रहा था बाकी चीज़ों में, इसमें मज़ा आने लगा एक्टिंग में। और मज़ा आने लगा, और लगा कि अगर इस मज़ेदार काम से रोजी रोटी भी चल जाए, मैं अपना घर गृहस्थी चला लूँ, तो फिर इससे बढ़िया मैं थकूंगा नहीं इस काम में। तो मज़े के चक्कर में गया हूँ, पैसे के लिए नहीं गया हूँ। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, और पैसा तो पता नहीं, वो तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है।
मज़ा, असली एफडी जो है वो मज़ा है, जीवन में मज़ा होना चाहिए। अब आप वो वाली स्थिति में नहीं आए कि जब प्रोड्यूसर आता है तो भाई इतना रेट है, इतना ये है, इससे कम पे नहीं होगा? मैं नहीं करता हूँ, अब उसके लिए हम लोग हैं, वो बात करते हैं। वाह। देखो, पैसा और प्रेम जितना मिले कम लगता है ना? तो लगता है कि और मिलना चाहिए, तो है मतलब। लेकिन मैं नहीं बहुत ज़्यादा, मुझे अगर कहानी पसंद आ गई सर, कोई जनरली पसंद आ गई कि बहुत अच्छी कहानी है, तो मेरे लिए फिर बजट और वो सब क्राइटेरिया नहीं है। अभी भी कुछ वक्त पहले तक आपको सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ये कहा जाता था। ये सपोर्टिंग एक्टर वाली जो तमगा है ये चले आ रहा है, ये सुन के क्या परेशानी होती है कि सपोर्टिंग एक्टर का क्या मतलब? हाँ, ऑफ कोर्स परेशानी होती थी बिल्कुल, कि यार ये कैरेक्टर एक्टर पहले बोलते थे। हाँ, कैरेक्टर एक्टर। हाँ, तो जैसे मतलब बाकी लोग कैरेक्टर भी हाँ, नहीं कि है। मतलब जो फिल्म का हीरो जो है वो कैरेक्टर नहीं कर रहा है क्या, वो कैरेक्टरलेस एक्टर है क्या? तो हाँ, मतलब हर किरदार का अपना एक चरित्र होता है, हिंदी में चरित्र बोलते हैं, तो उसको अपना चरित्र निभाना है, वो चाहे बाप हो, बेटा हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो। तो सपोर्टिंग एक्टर में भी मतलब मुझे समझ में नहीं आता था कि एक खाट के 4 पिलर पाँव हैं उसके, उसमें से एक हटा दीजिए, खाट गिर जाएगी, तो सपोर्टिंग कौन सा मेन है? तो हाँ, अब हाँ, वो दौर का सिनेमा था जब बहुत मुश्किल से एक हीरो हीरोइन, नायक नायिका, और एक नायिका का पिता जो विलेन बनेगा आखिर में, ये शादी नहीं करने देगा, तो वो फॉर्मेट नहीं रहा। उस दौर में शायद होता होगा। अब तो अब वेब OTT पे देखें तो अब आजकल विनोद का चल रहा है, मीम्स देख रहा है विनोद। मैं जानता हूँ विनोद को, दोनों विलक्षण अभिनेता हैं, अशोक और दुर्गेश। तो अब देखिए, अब OTT ने दे दी है कि एक 2 सीन में काम करने वाला अभिनेता भी उतना ही चर्चा बटोरता है, और लोग जाके उसको सर्च करते हैं कि इसका नाम क्या है। हमारे वक्त पे तो नाम लोगों को मालूम है, किरदार पता चल जाते थे, क्योंकि इतना इंटरनेट और ये सब था नहीं 2004, 5, 6, 7, 8, 10 तक। तो यही है। अगले सवाल लेने से नमस्ते पहले सर। मुझे बहुत फरमाइश आ रही है कि आपसे डायलॉग बुलवाया जाए, जो मैंने पहले आपसे शुरू में कहा था। वो तो पैसे लेता हूँ उसके। फरमाइश कौन कर रहा है? निकालिए माल। ये कालीन वाला आपने अंदाज कहाँ से लिया था, जो कहते हैं कि एक स्टाइल था, एक इशारा करते हैं आप? मेरे एक गुरु थे, टीचर थे, कारण जी, ड्रामा स्कूल में। वो कहते थे कि थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम। पढ़ाने के दरमियान हमें पढ़ाए थे कि छोटी चीज़ करो जिसका इम्पैक्ट बड़ा हो। मतलब एक्टर को मालूम होना चाहिए वो कि वो जेस्चर कितना करेगा। तो मुझे वो बात कहीं मेरे घर कर गई मेरे मन में कि यार, तो इसलिए वो कालीन भैया या मेरे और भी किरदारों में आप देखेंगे कि न्यूआंस ज़्यादा होते हैं, मूवमेंट छोटे होंगे। तो मैं ट्राई कर देखता हूँ कि यार छोटा जेस्चर करके क्या मैंने वो बात कन्वे कर पा रहा हूँ या नहीं। और आज से 10 साल पहले मुश्किल था, अब हो रहा है, अब लोग समझ रहे हैं छोटे छोटे जेस्चर को की मीनिंग या उसकी परफॉर्मेंस में क्या अहमियत है, नोटिस करते हैं लोग। वो गर्दन पे मीम्स बना दिया। प्रतीक। किशोर, सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन प्रतीक जी सवाल पूछना चाह रहे हैं पंकज जी से। भैया ये झूठ बोल रहे हैं, मैं कोई सवाल नहीं पूछना चाह रहा। जी जी जी। मैं वहां आके छूना चाहता हूँ आपको। ओह, मैंने पहले ही आपको प्रणाम कर दिया प्रश्न मैंने के आपको पहले। इतना नेचुरल प्ले, मतलब एक्टर और इतना जबरदस्त। मेरे दीक्षा बस आपको छू के देखो मैं एक बार। हम गले मिल लेंगे ना? आइए बस आइए, मैं मिल लेता हूं। आइए। नेचुरल प्ले, मतलब आपका तो जबरदस्त है। अरे सर, थैंक यू। मैं बस सिर्फ ये सवाल कहना चाह रहा था इजाजत के साथ। आप NSD के अंदर चले गए और जो NSD के गेट से बाहर लौटे, उनका दुख कभी देखा करिए। मुझे एडमिशन ही नहीं हुआ। आपका भी नहीं हुआ था। थैंक यू सो मच। क्योंकि अच्छा, मुझे ना, मैं नमस्ते किया सर को। मैं आपके कुछ बिहार चुनाव में मैंने आपके कुछ एपिसोड देखे थे सोशल मीडिया पे। तो मुझे देख के पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मन में एक बार ख्याल आया कि आप भी थिएटर वेटर किए हैं क्या? किए हैं ना? जी बिल्कुल। बस मैं सही था। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हम जबरदस्त फैन हैं आपके। जी जी, थैंक यू। आपने इरफान की बात की, हम सबके चाहते थे। वो हॉलीवुड गए, आपकी वैसी कोई इच्छा?
नहीं, मेरी इच्छा या आपको किसी ने अप्रोच किया? नहीं, अप्रोच नहीं किया। पिछले साल आया था, बहुत छोटा पार्ट था, बट बुलाएंगे तो चला जाऊंगा, बट मैं उसके लिए परेशान, मतलब मैं प्रयास भी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ ठीक है, यहाँ दुकान अच्छी चल रही है काफ़ी। 2023 मार्च अप्रैल तक व्यस्त हूँ, तो ठीक है, मैं संतुष्ट आदमी हूँ। जितना है उतना मैं आनंद में रहिए। अब किस तरह के रोल आपको आते हैं, या अभी भी अब आपको क्या टाइप, एक प्रॉब्लम आती है ना कि टाइप कास्ट कर दिया जाता है कि आप हाँ, वो तो हमारे हिंदी सिनेमा की खासियत है कि एक्टर को बहुत आसानी से और ज़्यादा पैसे दे देकर टाइप कास्ट करते हैं। तो क्योंकि क्या है ना, वो बाजार है ना, अब ये चल गया, ये बिक रहा है। इसका आफ्टर वसेपुर मुझे कसाई के 15 रोल मिल गए थे। जो आए वो लगे कि स्क्रिप्ट और एक वो चाकू भी लेके आए, ये रही कहानी और ये रहे आपका प्रॉप्स। तो अब नहीं, अब मैं जान के, मैं इरादतन थोड़ा सा फिल्टर करता हूँ कि जो कहानी ये कर रहा हूँ वैसे दूसरी कहानी ना करूँ। और वो लकीली अब शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तक मैं पोस्ट प्री कोविड का कमिटमेंट पूरा कर रहा था पिछले महीने तक। अब इस महीने का, इस महीना भी जो प्रोजेक्ट है वो प्री कोविड ही है। इसके बाद नए होंगे, और नए होंगे उनमें मैं अब वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, अपने थोड़े कंफर्ट जोन से निकलने वाले रोल भी ट्राई कर रहा हूँ। ये आपका अपना पसंदीदा एक्टर कौन है? इरफान तो है ही, मतलब अभी जो जो जिसे कहते हैं ना बिल्कुल कमर्शियल सिनेमा जो होता है उसमें। कमर्शियल सिनेमा में बड़ा मुश्किल है मुझे अपना पसंदीदा अभिनेता कहना। नहीं है कोई, शायद हिंदी में तो नहीं है। ऐसे क्यों? इरफान साहब थे, मनोज भैया, क्योंकि आपको ये बड़े बड़े सितारे मैं नहीं प्रभावित करते। मैं झूठ बोलूंगा, किसी व्यक्ति का नाम लूंगा। एक वक्त था शाहरुख साहब दिलवाले दुल्हनिया के समय, तो अब वो उनका चमत्कार था कि हमारे मन में रोमांस इतना ज़्यादा था, तो उसका अंदाज़ा नहीं है। तो अब वो भी हो सकता है ना, 18-19 की उम्र में जो पर्दे पे प्रेम कर रहा है वो लगता है ये अपना ही है, यही है। कई बार हमारे यहाँ वेल रिटन रोल को बहुत बढ़िया एक्टर मान लेते हैं, उस बहुत अच्छी लिखावट थी उस कैरेक्टर की। तो मेन स्ट्रीम में बड़ा मुश्किल है मुझे। ऐसा नहीं, फिल्में बहुत अच्छी लगी हैं, मतलब शाहरुख खान साहब की फिल्में दिलवाले दुल्हनिया मेरे को बहुत पसंद थी, क्योंकि उसी में प्रेमिका मिली थी मुझे। तो बाकी मुझे अभिनेता इरफान साहब, मनोज भैया, पंकज कपूर जी, ओम पुरी जी, अपने नाम भूल रहा हूँ, पुराने हैं। सारे लोग हैं यहाँ पर जो सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी सर। पंकज भाई, मेरा नाम अमिताभ सिन्हा है और हम भी पटना के ही हैं। अरे वाह। और किशोर जी के सहयोगी भी हैं जी। इसी चैनल में काम करते हैं। लेकिन आपने अपने जापान से चीन, जापान जा रहे थे, चीन पहुंच गए, अपनी पूरी कहानी सुना दी। और कमबख्त हमें लगता है कि हम जैसे सब बिहारियों की कहानी वही होती है। हाँ। जाना था जापान, हम भी पहुंच गए, जर्नलिस्ट हम भी बन गए और किशोर जी के सहयोगी बन गए। अब प्रतीक जी के भी सहयोगी हैं। तो जो टैलेंट था हम लोगों का, ये तो एनएसडी घुस नहीं पाया, हमें घुसने की कोशिश करने दी ही नहीं गई। तो हम दोनों का जो टैलेंट है उम्र के इस पड़ाव पे, क्या इस टैलेंट को अब कहीं मौका मिल सकता है? कहीं चाचा का रोल, कहीं ताऊ जी का कुछ कहीं तो बनवा दो पंकज भाई, बहुत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, टैलेंट को कभी भी मौका मिल सकता है। मैं कल एक अभिनेता के साथ बैठा था, अनिल जी नाम है उनका, बेगूसराय के हैं, और अनिल भैया, तो वो एक नेशनलाइज बैंक के ब्रांच मैनेजर थे मुंबई में। मेरा पहला होम लोन उन्होंने कराया था घर का, और वो वीआरएस लेके और एक्टिंग के लिए अब मुंबई में प्रयास कर रहे हैं। तो कल मुझसे मिलने आए घर पे, हम दोनों बैठे थे शाम को 2 घंटे। तो मुझसे पूछ रहे थे, पंकज क्या करूं, कैसे करूं? तो हम आपसी बातें कर रहे थे। मैं बोला भैया पहले तो आप अपने ऑडिशन में, मुझे पता नहीं, बड़ा नितांत निजी बात है ये, इस मंच पे कैसे बताना चाहिए, बट याद आ गया, तो वो कर रहे हैं। तो मैं बोला आपका पैशन तो पता चले लोगों को कि जीवन में ठीक है सब चलते रहता है, बट हमारी फिल्म कागज़ में संवाद था कि अगर हम जो चाहते हैं वो करते हुए हार भी जाएं ना तो भी मज़ा आता है। चाहते तो थी ये करना, हमने प्रयास किया, हार गए, कोई बात नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हैं सर, मैं प्रोड्यूसर बनूंगा तो कास्टिंग करवाऊंगा आपकी। आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं? हाँ, मैं अच्छा स्टोरी टेलर हूँ, तो मैं चाहता तो हूँ, लेकिन अभी चूंकि अभिनय की दुकान ठीक ठाक चल रही है, मतलब व्यस्तता है, तो अभी डायरेक्शन का कौन रिस्क लेगा। बट मैं हूँ स्टोरी टेलर, मैं
कहानियाँ कहता हूँ। स्ट्रगल, जो कहानियां स्ट्रगल की सुनते हैं हम लोगों की कि मुंबई गए, फुटपाथ पे सोए, बेंच पे सोए, वैसी स्ट्रगल नहीं किया? नहीं 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 नहीं, हम तो एक दिन फुटपाथ, मतलब फुटपाथ के आगे बाइक पार्क करते थे हम। तो मेरा लकीली मेरी पत्नी थी, वो एक स्कूल में पढ़ाती थी, तो हमें कभी रात में खाने की तकलीफ नहीं हुई। घर था, छोटा था, बट आनंद ज़्यादा था। अभी घर बहुत बड़ा है, आनंद का पता नहीं, कई बार क्रॉस चेक करना पड़ता है। आनंद तुम कहाँ हो? जैसे आपने कहा कि आनंद अब कम है, या कम नहीं है, व्यस्तता, आपाधापी व्यस्तता। कई बार वो लोग मुझे कई बार प्रतियोगिता में डालने चाहते हैं आसपास के लोग। मैं बोलता हूँ नहीं, चलो ये सब प्रतियोगिता छोड़, हटा दो, कहाँ है जीवन में। तो मैं नहीं फंसता हूँ किसी चीज़ में। बॉम्बे सिटी से भी 20-22 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मतलब बाई रोड जाने में। वो उसमें नहीं कि इसकी फिल्म इतनी चल रही है उसका? नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा उससे लेना ही देना नहीं है। और मुझे लगता है पब्लिक भी क्यों, फिल्मों के कमाई की बात होती है इतनी सोशल मीडिया पे। कमाई होगा तो प्रोड्यूसर का फायदा होगा, नुकसान होगा तो उन्हीं का होगा। आम जन क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं? वो कलेक्शन से आम लोगों का क्या लेना देना? कहीं उनको ऐसा लगता हो कि जो चल रहा है वो शायद अच्छा होगा, इसलिए चल रहा है? सर, सबसे कीमती चीज़ सबसे अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आप मूल्य सिर्फ कमाई से निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो एक औसत जो कमाई के मामले में ख़राब फिल्म, उसकी सेल्फ लाइफ आप देखेंगे तो बहुत बड़ी दिखेगी। और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म 2 साल बाद किसी को याद नहीं रहती है। कोई ऐसी फिल्म आपने देखी है, कोई ऐसा किरदार आपने देखा कि ये किरदार मुझे निभाना चाहिए था? नहीं, तीसरी कसम जो कहानी है रेणु जी की, जिस पर राज कपूर साहब ने, तो वो कहानी पढ़ के, फिल्म देख के नहीं, वो कहानी मुझे बहुत पसंद थी। हीरामन का जो किरदार है, बैलगाड़ी चलाता है, तो बैलगाड़ी वाले की प्रेम कहानी। हम 80 बीच के दौर में सिनेमा में प्रेम वही करता है जो, मतलब एक क्राइटेरिया बना दिया था कि प्रेम एक अधेड़ व्यक्ति नहीं कर सकता है या एक गरीब व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो मुझे हीरामन और तीसरी कसम बहुत पसंद है। वो मन हुआ कभी बनेगी तो करूंगा मैं। या उसे बनाएंगे? वो तो एक बार बन चुकी है, अब दोबारा बनेगी तो देखते हैं। ये रोमांटिक हीरो वाले रोल आप नहीं चाहते कि आपको मिले, या आपके पास आते नहीं है, या आप लेने जाते नहीं हैं? नहीं, मैं बहुत रोमांटिक रोल करता हूँ। मेरे हर किरदार में अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। रोमांस मतलब क्यों, कुंवारे लोग ही रोमांस करते हैं क्या? आप देखिए कालीन भैया भी वो बीना से बहुत प्रेम करते हैं। उधर कागज में जो रुक्मिणी है, उसकी लाल बिहारी की पत्नी, उसे अगाध प्रेम करता है। बनारसी साड़ी लाता है, उसको ओढ़ाता है। एक रोमांटिक गाना भी है उनका। वैसे भी सिनेमेटिक ये अंदाज वाले भी एक आध करने वाला हूँ, कहानी आई है और उनको करूँगा। मिमी को लेकर आपकी बहुत तारीफ हुई। उस किरदार में ऐसा करते वक्त आपको लग रहा था ऐसा है कि वो भी एक कल्ट कैरेक्टर बन जाएगा? नहीं, करते वक्त मुझे इनफैक्ट कोई रोल नहीं लगता है कि ये चल जाएगा, लोग इसको पसंद कर लेंगे। ऐसा क्यों? लगता है, पता नहीं, मुझे अनुमान नहीं होता है करते वक्त कि मैं कर क्या रहा हूँ और कैसा रहा हूँ। मैं कभी मॉनिटर नहीं देखता। मैं अपना टेक देके और आके कुर्सी पे बैठ जाता हूँ साइड में, तो मॉनिटर नहीं देखता। मुझे अनुमान नहीं है कि मैंने क्या किया है, कैसा किया है। जितनी समझ है और उस वक्त का ईमानदारी पूर्वक कर देता हूँ। तो मुझे मिमी में भी नहीं वो मालूम था कि यार इतना चलेगी, पसंद करेंगे लोग। वो डायरेक्टर बहुत बढ़िया है, लक्ष्मण बहुत मेहनती हैं। और मेरी पत्नी ने बड़ा इंसिस्ट करके करवाया था। मैं तो मिमी करने वाला भी नहीं था। तो मेरी पत्नी जो है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर की परिचित है। वो लोग बीवी को बोले कि तुम समझाओ इसको। तो फिर जैसे तैसे डेट मैनेज हुआ और फिर गया। बहुत अच्छी फिल्म थी। तो कैरेक्टर के लिए तैयारी क्या करते हैं आप? बहुत खास नहीं करता हूँ मैं। एक्टर की तैयारी में मुझे 20-25 घाट का पानी पिया हूँ। और कैरेक्टर की तैयारी मेरे को 1-2 हफ्ते पढ़ लेता हूँ और पढ़ के सोचता हूँ सिर्फ कि यार इसमें क्या करें जो पिछले में नहीं किया है। क्योंकि मैं इतना काम कर रहा हूँ, साल में 9-8 फिल्में आती हैं, तो मैं इस कैरेक्टर में क्या करना है, इससे ज़्यादा मेरे को सोचना होता है कि पिछले साल 8 फिल्मों में क्या किया है जो इसमें नहीं करना है। तो और बाकी ऑर्गेनिक हूँ, बहुत प्लानिंग करके नहीं जाता कि कैसे करना है, क्या करना है। डायरेक्टर को ट्रस्ट करके और छोड़ देता हूँ कि आपको जैसे कराना है करा लो।
वो जो बताया जाता था कि मेथड एक्टिंग होती है, फिर उसमें कैरेक्टर में जीना पड़ता है, फिर उसी कैरेक्टर में घुस जाना पड़ता है और वही इमोशंस अपने अंदर लाने पड़ते हैं, वो सब आप नहीं करते उतनी मेहनत? नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि दुनिया का हर एक्टर मेथड एक्टर है। जिसका खराब मेथड है वो खराब एक्टिंग करता है, जिसका अच्छा मेथड है वो अच्छी एक्टिंग करता है। तो हाँ, बट मैं अब ये नहीं करता हूँ कि कमरा बंद करके 4 दिन में बंद कमरे में था, भूखे का रोल था तो 2 दिन खाना नहीं खाया, ये सब नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि एक्टर के पास एक्टिंग के क्राफ्ट में एक बहुत बड़ी शक्ति है, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन की। तो आप कल्पना कर लो कि मेरे साथ ऐसा होगा तो क्या होगा, तो मैं उसको छूट देता हूँ, अपनी इमेजिनेशन का सहारा ज़्यादा लेता हूँ। बिल्कुल किशोर, सवाल लोगों के बहुत ज्यादा है, लेकिन सब बेसब्री से इंतजार करें कि एक बार कालीन भैया का कोई भी एक डायलॉग हो जाए। बहुत देर से जनता इंतजार कर रही है, फिर मैं सवाल लूंगी। हम करते हैं प्रबंध, माइक बढ़ाइए। सवाल आप। हाँ, पंकज भाई आप बड़ी मजेदार बातें कर रहे हैं। अरे वाह, और मुझे तो लग रहा था आपकी तरफ थोड़ी उदासी है। नहीं चलिए, मजेदार आपको बात देख है। के मैं बहुत खुश हो गया जी। मैं कहना चाहता हूँ, सब लोग यहाँ मेरी तायीद करेंगे इस बात की, बिहार की जो सरजमीन है बड़ी जरखेज है, बड़ी दमदार, बड़ी दिलदार है। और चाहे पॉलिटिक्स हो, जर्नलिज्म हो, एक्टिंग हो, सामने आप बैठे हैं। कि अब मेरा सवाल, क्या आप ये सोचते हैं कि मनोज तिवारी की तरह और दूसरे मनोज की तरह आर यू अ ट्रू सन ऑफ द सॉइल ऑफ बिहार? जवाब चाहता हूँ आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, और डायलॉग जरूर सुनेंगे, उसके बगैर जाने नहीं देंगे आपको। थैंक यू। आप ट्रू सन ऑफ द सॉइल हैं बिहार के। तो ये आप बोलेंगे, मैं कैसे बोलूँगा? सन कैसे बोलेगा कि मैं ही ट्रू सन ऑफ बिहार हूँ? मुझे पता नहीं, मेरे आचरण में दिखता होगा। और आप ट्रू सन को ट्रू सन बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हम चाह के भी नहीं अलग हो सकते हैं। पंकज जी, यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं। जी सर, अपना नाम और सवाल। नमस्कार पंकज जी, मेरा नाम संपत सारस्वत है और मैं 2,500-3 हज़ार किलोमीटर दूर बीकानेर राजस्थान से आया हूँ। सवाल ये है कि एक्टिंग के अंदर हम समर्थक बनते हैं, फैन बनते हैं, चाहने लगते हैं एक्टरों को, फिर पता नहीं क्यों अचानक से देश के अंदर चल रही गतिविधियों पर, धर्म के नाम पर और ना चाहते हुए भी अनवांछित टिप्पणियां करके और कहीं ना कहीं विरोध झेलते हैं आम जनता का, समर्थकों का, और समर्थकों को निराश भी करते हैं। आपकी दृष्टि में ऐसा नहीं लगता कि ऐसी सब व्यवस्थाओं से दूर रहना चाहिए एक्टरों को, या आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अच्छा, अभिनेता अपने समर्थकों को दुखी कर देते हैं। देखिए, समर्थक हम जैसे इतने सारे कलाकार हैं, हम चाहते हैं उनकी एक्टिंग को पसंद करते हैं। अच्छा, चलते चलते ऐसा होने लगता है कि देश में जो कुछ चल रहा है पॉलिटिकली, धर्म के ऊपर, किसी भी प्रकार पे, इसमें ना चाहते हुए भी वो ऐसी टिप्पणी देते हैं, बाद में विरोध झेलते हैं। हमें भी दुख होता है कि ऐसा आखिर क्यों कहा गया। यही सवाल छोटा। जी सर। हाँ, सर क्या है ना कि वो तो बात आपका वाजिब है, हर का मीडियम है, पर लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि असहमति में भी सहमति होनी चाहिए, कि हम भी आपसे असहमत हो सकते हैं, आप भी मेरे से असहमत हो सकते हैं, मतभेद हो जाए, मनभेद ना हो। तो बाकी जिसकी जितनी समझ, अब बहुत सारे, मैं कल कहीं पढ़ रहा था, मैं कल अद्वैतवाद के बारे में पढ़ रहा था, और तो उसमें एक जगह कहीं मुझे मिला कि पहले ज्ञान उपार्जन होना चाहिए, उसके बाद उस ज्ञान के आधार पे धन उपार्जन होना चाहिए। तो मुझे अचानक अपने सिनेमा के बारे में सोचने लगा कि यहाँ तो पहले धन उपार्जन हो जाता है, ज्ञान उपार्जन का किसी को पता ही नहीं है ठीक से। तो जिसकी जितनी समझ है वैसी राय प्रकट करते हैं। मैं तो वैसे भी चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं वैसे ही राजनीतिक टिप्पणियों से दूर रहता हूँ। बिल्कुल पंकज जी, एक मेरा भी खुद सवाल है। आपने कहा कि आपको कोई बॉलीवुड एक्टर पसंद नहीं है, लेकिन बॉलीवुड के एक्ट्रेस की बात करें, क्योंकि मूवीज तो आप भी देखा करते होंगे, कोई तो एक्ट्रेस होगी जो आपको पसंद होगी, लेकिन आज की। हाँ, फिर आपने संकट में डाल दिया मुझे। मुझे माधुरी दीक्षित जी पसंद थी, लेकिन आज की अभिनेत्रियों में सब देख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मुझे लगा अभिनेत्रियां भी देख रही हैं। नहीं, कृति हमने साथ में 2-3 फिल्म की है। कृति सनन बहुत मेहनती है, जाह्नवी बहुत मेहनती है, साथ काम किए हुए हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनका फ़ैन हूँ। हमारे को एक्ट्रेस रही हैं, साथ में काम किए हैं, तो मैंने उनको काम करते हुए उनकी लगन और मेहनत को देखा है, इसलिए उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ और सवाल है? जी सर, नाम और सवाल। सर नमस्कार, मेरा नाम गौरव चंद्रा है
मैं प्रतापगढ़ और प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मिर्ज़ापुर 3 का बहुत वेट कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ शूटिंग में, यहाँ से वहीं जाऊँगा। कालीन भैया फिर से देखना है। जी 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 जी। ये खुद भी मिर्ज़ापुर से बैठे हैं हमारे बगल में। अरे बाबा, नमस्ते नमस्ते। सर इसी बात पर मिर्जापुर 2 का कोई डायलॉग हो जाए। मिर्ज़ापुर को मेरा प्रेम पहुँचे, क्या संवाद बोलूँ, कौन सा संवाद बोलूँ? किसी को याद है तो बताइए, मुझे तो याद ही नहीं है। हाँ नहीं, गर्दन हिलाने बोलना है ना। दरवाजे पर चले आए, इसके लिए हमारे दरवाजे पर चले आए। अच्छा हाँ, नहीं वो इशारों के साथ पंकज जी। कि मुन्ना व्यापार हमारे हिसाब से चलता है, हम व्यापार के हिसाब से नहीं। असल में क्या होता है ना, ऐसे संवाद बोलने पे मंच पे ना, हम एक्टिंग अकेले का काम नहीं है सर, उसमें कैमरामैन, साउंड डिज़ाइनर, को एक्टर, लाइटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, सबका योगदान है। तो जो आपको हम देखते हैं वहाँ चमत्कार करते हुए, वो चमत्कार केवल हमारा नहीं है। यहाँ बोलूँगा तो केवल मैं बोलूँगा, तो असर वो नहीं होगा जो असर वहाँ होता है। खैर, जो चमत्कार आपने किया है इस नए मीडियम को, अब नया मीडियम कहूँगा मैं इसे, OTM को, OTT को, उसमें एक तरह से पहचान बनाने का और लोगों को इंस्पायर करने का, लोगों को प्रेरणा देने का, वो अपने आप में कमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ इस मंच पर आने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें एंटरटेन करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। जी जी, थैंक यू सो मच। आप न्यूज़ 18 का, आपका, आप सभी का, बस हम ईमानदारी से काम करते रहेंगे, प्रयास करेंगे, मनोरंजन करते रहें और आचरण ठीक बना रहे, बस। जय। पंकज त्रिपाठी, अमृत रत्न। भारत नेपाल बॉर्डर के इलाकों में तीनों देशों से करीब 500 करोड़ रुपए भेजे गए थे और दावा किया गया कि इन पैसों का इस्तेमाल न केवल मस्जिदों और मदरसे बनाने के लिए किया गया, बल्कि इसकी मदद से बड़े पैमाने पर सीमा के पास बने इलाके में रह रहे लोगों का धर्म परिवर्तन भी करवाया गया। बताया गया कि पाकिस्तान, तुर्की और कतर से ये पैसे 2020 और 2021 में भेजे गए थे। अक्टूबर 2020 में तुर्की और कतर से 350 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई थी, जबकि फरवरी 2020 में नेपाल में 100 करोड़ रुपए एक मुस्लिम संगठन की तरफ से भेजे जाने का दावा किया गया। इसके साथ ही अक्टूबर 2021 में मदरसे के लिए 25 करोड़ रुपए पाकिस्तान से भेजे गए और दावा किया गया कि इन पैसों का इस्तेमाल करके ISI, लश्कर और जैश ने भारत और नेपाल सीमा के पास दोनों तरफ काफी बड़े इलाके में मस्जिद और मदरसे बनाए। नेपाल सीमा से 5 किलोमीटर अंदर बसे एक गांव में तो 4 मदरसे तक बना दिए गए और इसी बात ने भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बल की चिंता बढ़ा दी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हाल के दिनों में वहां भारत के खिलाफ होने वाली गतिविधियां बढ़ गई। दावा किया गया कि ISI नेपाल से लगे भारत के इलाकों के जरिए आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश कर रही है। असल में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी की वजह से आतंकियों के लिए सीमा पार करना अब आसान नहीं रहा। आए दिन घुसपैठ की कोशिश करते आतंकी सेना और BSF के हाथों मार गिराए जाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यही वजह है कि लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन नेपाल सीमा को अपना बेस बना रहे हैं ताकि भारत में आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। इधर तेल के खेल में एक बार फिर अमेरिका को बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। दावा यह है कि कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों का संगठन OPEC प्लस एक बार फिर रूस के साथ खड़ा होने का फैसला कर चुका है, जिससे अमेरिका को बड़ा झटका लगना तय है। हालांकि बैठक होनी अभी बाकी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी ऐसा नहीं लगता कि कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले सेशन की ओर और बुलाते हैं आज के उस विशिष्ट मेहमान को जिनके कामकाज के मुरीद उनके दुश्मन भी हैं। भारत की सड़कों को सुपरफास्ट और भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने वाले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो जोरदार तालियों से आप स्वागत करें नितिन गडकरी जी का और मेजबानी करेंगे इस सेशन की न्यूज़ 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवाणी जी।